हमने कई सारे फंक्शन लिए, इस तरह के फंक्शन लिए, y बराबर 3x 4x इस टाइप के फंक्शन लिए हमने y बराबर x² टाइप के फंक्शन लिए, और भी बहुत तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। हमने बिना ये इक्वेशन लिखे हुए भी फंक्शन ग्राफ में बनाया, और हमने ये बताया कि जब कभी भी कोई कर्व अगर है, कोई वक्र है, और आप उसके किसी बिंदु पर, यानी x का कोई एक मान है, जो भी x का यहाँ पे जितना भी मान हो, इधर x है इधर y है, तो यहाँ पे जो भी मान है उस मान पर अगर आप y के बदलने की दर जानना चाहते हैं तो आपको उस बिंदु से आप जाइए कर्व पे, और वहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींचिए, एक टैंजेंट खींचिए, और उस टैंजेंट का जो यहाँ पर एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ में, उसका अगर आप tan थीटा कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। हमेशा याद रखना dy dx तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन वो dy dx है क्या चीज़, इसके लिए हम बार बार बीच बीच में ये पूरा लिखते जाते हैं कि वो भूल न जाए कि dy dx कहते हैं किसको हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। x की अपेक्षा y के बदलने की दर है ये, उसी को हम लोग dy dx कहते हैं। तो ये जो y और x का जो रिश्ता है, संबंध है, वो अगर इस ग्राफ से दिख रहा है तो उस बिंदु पर y के बदलने की दर, यानी x को थोड़ा सा बदलें तो y कितना बदलेगा, वही चीज़ यहाँ बताते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचिए, टेंजेंट खींचिए, और x एक्सिस से उसका एंगल देखिए, और वो जहाँ पर जितना हो जाए वही dy dx है। अब अगर हम इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पर हैं, अपने आसपास अगल बगल में जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनमें ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, y का मान यहाँ सबसे ज़्यादा है ना, तो इस बिंदु पे अगर आप स्पर्शरेखा खींचोगे, जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, वहाँ पे स्पर्शरेखा खींचोगे तो कैसी आएगी, स्पर्शरेखा कैसी आएगी, हाँ x अक्ष के समानांतर आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी स्पर्शरेखा, ऐसे आ जाएगी। और तब इसका जो इसके साथ में एंगल बनेगा वो थीटा 0 बनेगा, और थीटा 0 बनने से tan थीटा भी 0 होगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पर dy dx जो है वो 0 है। हाँ, दो लाइन के बीच एंगल कैसे बनाते हो, मान लो एक ऐसी लाइन है और एक ऐसे लाइन है, तो कहते हो ना कि ये इससे इतनी झुकी हुई है, 15 डिग्री झुकी हुई है, 30 डिग्री झुकी हुई है, 40 डिग्री झुकी हुई है, इसी को तो एंगल कहते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसके साथ में इसी दिशा में, ये पूरब जा रहा है तो ये भी पूरब जा रहा है, ये अगर उत्तर है तो ये भी उत्तर है, तो जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है। यहाँ पे क्या है, इसकी दिशा कुछ और है और इसकी दिशा कुछ और है, तो कहेंगे कि भाई ये इससे झुका हुआ है, इससे अलग दिशा में जा रहा है, यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं है, 0 है, ठीक है। लेकिन एक और भी स्थिति हो सकती है, ये भी ध्यान रखो, गणित की बात कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, उसी लाइन पर है लेकिन जा इधर रहा है, या एक यहाँ पर है इधर जा रहा है, एक यहाँ पर है और इधर जा रहा है, एक ही लाइन, समानांतर अभी भी है। हाँ, अभी जो है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम यहाँ कहेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच में, या इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना है वो 180 डिग्री बना है, राइट। और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके बीच जो एंगल है वो 0 है। और कोई अगर दिशा नहीं बताई हुई है, केवल लाइन बताई हुई है, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दोनों एंगल बने हुए हैं, दो एंगल बने हुए हैं, दो कोण बने हुए हैं, एक यहाँ कोण बना हुआ है और दूसरा यहाँ कोण बना हुआ है, और दोनों मिलकर 180 है। ये अगर 30 है तो वो 150 है। ऐसा सिचुएशन है तो हमें पता है, ऐसी सिचुएशन है तो हमें पता है।
अगर ऐसी सिचुएशन है एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हमें पता है कि वो एंगल जो है वो यही वाला एंगल है, छोटा वाला। लेकिन एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच कौन सा एंगल? तो ये बड़ा वाला एंगल। लेकिन अगर हमें तीर के निशान वगैरह कुछ नहीं है, दिशाएं नहीं है, केवल लाइन है, तो फिर हम लोग अपने हिसाब से उसको करते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है वो हम 0 लेंगे। 180 लोगे तो उसका भी tan 0 ही होता है। अगर उसमें सब तीर के निशान ना होता तो एंगल नहीं होता। किसमें? सबसे ऊपर वाला। इस वाले में हाँ, तीर का निशान नहीं होता तो भी एंगल होता है। तब ये लाइन होती, तब ये लाइन होती, ये लाइन होती। अब तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए तो ये वाला लो, ये वाला एंगल चाहिए तो ये। सर बिना जोड़े एंगल होगा? वो तो लाइनों के बीच का एंगल है ना। अगर उस एंगल नापना चाहते हो, ठीक, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है कि नहीं बोलो? वही इसकी दिशा है कि नहीं बोलो? तो जो यहाँ एंगल बन गया वही इसके बीच का भी एंगल है। जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है, वही इसकी दिशा है, वही इस पूरे की दिशा है, वही इस पूरे की दिशा है। ठीक है, तो नहीं भी जुड़ा है तो तुम जोड़ दो, क्योंकि उसी दिशा से तो एंगल का निर्धारण होगा ना कि ये कितना इससे झुका हुआ है, कितना घुमा हुआ है। तो ये जितना घुमा हुआ है उतना ही ये भी घुमा हुआ है, तो नापने के लिए आप जोड़ दो उसको। लेकिन अगर हम एक ऐसी रेखा लें, 2 रेखा ले, एक रेखा जो है वो फर्ज करो कि ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा जो है वो ऐसे जा रही है। अब इसको कहीं भी बढ़ा दो कटेगी नहीं है। अभी ब्लैक बोर्ड पर हमने लिया था, जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन पीछे बढ़ा दिए थे तो कट गई थी ना। अब इसको बढ़ाओ, जिधर इधर बढ़ाओगे तो यहाँ घुस जाएगी अंदर, इधर ऐसे चली जाएगी, इसको तो कहीं कटेगी ही नहीं। ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। जो इसकी दिशा है इसी के समानांतर देखो, एक कलम मुझे और पकड़ाओ, इसी के समानांतर देखो हम ये करते हैं। ये दोनों की एक ही दिशा है ना, इन दोनों की एक ही दिशा है ना, इन दोनों की एक ही दिशा है ना। ये तो कट गया, तो यहां तो एंगल का पता कर सकते हैं। तो अगर नहीं कटता है तो आप समानांतर रेखा खींच करके कटवा दो, और जहां कट गया तो फिर एंगल का पता कर लो। हाँ सर क्या टेंजेंट कभी पैरेलल हो सकता है y एक्सिस? हाँ हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो हमारा वक्र जो है वो एक वृत्त है, वृत्त का आकार है, इस तरह का वक्र है। हाँ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो y अक्ष के पैरेलल होगा। लेकिन ये ठीक है ना, ये ठीक है ना? हाँ, अभी अच्छा चलो, तुम्हारा प्रश्न पेंडिंग रहा, पहले इसका प्रश्न पूरा होने देते हैं। ये सही है नहीं है? हाँ, ये अगर सर्कल है और सर्कल के इधर वाले पॉइंट पर, सबसे दाहिने वाले पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे जाएगी, y अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक समस्या है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ बोलो आगे, क्यों नहीं बनेगा? हाँ बताओ क्यों नहीं बनेगा? कोई वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो वापस रेट कम ज्यादा होती है, रेट कम ज्यादा। हम इसी समस्या को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक ही x पर दो y हैं, एक ही x पर दो y हैं, वो ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। पॉसिबल है, पॉसिबल है। वृत्त होते नहीं है क्या? खूब वृत्त होते हैं, अच्छे अच्छे वृत्त होते हैं, सब लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, वो वृत्त ही तो होता है। और ग्राफ में क्या है, चूड़ी का ग्राफ नहीं बना सकते, चूड़ी रख करके बना दो, उसको खींच दो। लेकिन इसके लिए इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। ये y जो है x का फंक्शन नहीं है, x का फलन नहीं है। रुको रुको, ठीक है। और जब y x का फलन नहीं है तब वैसी हालत में हम लोग dy dx और ये वो सब दोबारा सोचना पड़ेगा कि पूरे के लिए हम परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
एक x पर एक y होना चाहिए, x के एक वैल्यू के लिए y का एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। अभिषेक को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? तबीयत ठीक है? फंक्शन होने का पहला शर्त है कि x का हम वैल्यू दे दें तो मुझे y बता दो। अब 10-15 y बताने लगोगे तब तो गड़बड़ है, एक सिंगल y होना चाहिए। सर अगर एक आधा कर हो मतलब आधे का ठीक है ना? तो ये इसकी एक समस्या है। तो dy by dx इनफाइनाइट है। हाँ आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुको रुको, उसका ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं उसका। अब अगर इस प्रकार का हुआ, अगर इस प्रकार का हो गया, हो सकता है ना, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, उसमें भी एक ही एक्स पर बहुत सारे वाई है, वो भी फंक्शन नहीं है। वाई जो है सो एक्स का फंक्शन नहीं है। लेकिन मान लो तुम्हारा कुछ कर्व है, ऐसे जाते 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 एकदम ठीक खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट खड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, तब तो dy dx निकाल सकते हैं, तब तो स्पर्श रेखा निकाल सकते हैं। और ये जो कोण है ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है, राइट। कौस्तुभ की समस्या क्या है कि इसका जो tan करेंगे, tan 90 अगर करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बहुत दिनों से वो इन्फिनिटी की माला ही जप रहा है और मैं इन्फिनिटी पर आ नहीं रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो खड़ा होने का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया है हमने, पूरा खड़ा तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं एक एक्स पर बहुत सारे वाई नहीं चाहता हूं, ठीक है। लेकिन आप देखो इसका क्या मतलब है कि एक्स को जरा सा मैंने इधर बढ़ाया, ये ऑलमोस्ट खड़ा है, वाई एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ढेर सारा वाई बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल पैरेलल चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना y बढ़ाने के लिए तुम्हें एकदम इतना सा x बढ़ाना पड़ेगा, इतना सा x बढ़ाओगे इतना सारा y बढ़ जाएगा, तभी तो खड़ा है वो। तो यानी रेट बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे ये 90 के करीब जाएगा तुम्हारा रेट जो है सो बहुत बढ़ता चला जाएगा, और जितना 90 के करीब लाओगे उतना रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा जब होता है, तुम हमें कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दो, 2 अरब 5 अरब कुछ भी दे दो, हम इसको और 90 के थोड़ा करीब ले जाएंगे तो उस 5 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। तुम हमें 25 खरब दे दो, हम और इसको 90 के करीब ले जाएंगे, 25 खरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी जब सिचुएशन होती है, जब कोई भी आप हमें संख्या दीजिए, हम उससे बड़ी संख्या बन रही है, जो भी हमारी राशि है वो उससे भी बड़ी बन रही है, उसी को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये जब ऐसा हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो रेट कितना हाई है, और अगर ऐसे है तो रेट 0 है, x बदल गया और y बदला ही नहीं, तो इसमें रेट 0 है, इसमें रेट इन्फिनिटी है, राइट। बताओ। जैसे आपने कहा था एक ही एक्स पे कई वाई नहीं हो सकते, वैसे एक ही वाई पे क्या कई एक्स हो सकते? हाँ, एक ही x पर कई y नहीं हो सकते हैं, तो क्या एक ही y पर कई x हो सकते हैं? यहाँ देखो, यहाँ जैसे एक ही y है लेकिन बहुत सारे x हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम y जो है वो x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, और तभी हम dy dx की बात करते हैं। y के बदलने की दर जब x बदले, तो x अगर बदलता है और उसके कारण से y भी बदलता है, तब हम ये dy dx बदलने की दर ये वो करते हैं। तो कौन y है, कौन x है, कौन हम बदल रहे हैं और कौन वो उसके कारण से बदल रहा है, ठीक है। तो हम जितना ये गणित कर रहे हैं, ये मान के कर रहे हैं y x का फंक्शन है। तो ऐसी हालत में एक x के लिए एक और केवल एक y होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि हम पलट दें, x
y का फंक्शन है कि नहीं, ये भी प्रश्न हो सकता है ना। x y का फंक्शन, अगर ऐसा करें हम तब फिर वही चीज वहां पलट जाएगी। तब वैसी हालत y का फंक्शन, तो y के एक मान के लिए x का, हाँ, एक और केवल एक मान होना चाहिए, एक और केवल एक। होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि y के एक मान के लिए x का केवल एक मान है, तब हम कहेंगे कि x जो है वो y का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कहते हैं जैसे ये लाइन है, तो ये किसकी लाइन है, ये y x का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी वाली लाइन कहेंगे तो वो y x का फंक्शन नहीं है, x y का फंक्शन है, क्योंकि ये हर एक y के ऊपर एक ही x है, हर एक y पर एक और केवल एक x है। वो बराबर हो सकते हैं, है ना, वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक x दे दो मुझे, इसके लिए एक x दे दो मुझे, मैं तुम्हें एक y दूंगा, तुम दूसरा x दो, फिर मैं तुम्हें एक y दूंगा। वो एक y इस एक y के बराबर भी हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन एक ही x पर दो चार y नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने x दिया, तुमने x दिया, मैं y नहीं दे पा रहा हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तब भी वो फंक्शन नहीं है, तब भी वहां पे dy dx की बात नहीं करेंगे, वहां पे दर की बात नहीं करेंगे। सर जैसे ये पैरेलल लाइन हुई, तो अगर इसमें dx by dy कर दें, हाँ, अगर x को y का फंक्शन करके मान रहे हैं तो यस, तब dx dy कर सकते हैं, वो जीरो होगा, dy dx इनफाइनाइट। dy dx इनफाइनाइट होगा। और क्या है सर, 90 से ज़्यादा हो सकता है? हाँ, 90 से ज्यादा हो सकता है क्या भाई? ये जो कोण है, स्पर्श रेखा का जो कोण है x अक्ष से, वो 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? ये किसका कर्व है ये? ऐसा ही होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इसी टाइप का कर्व होता है। अब आप यहां आ जाओ, अब आप इस x पे आ जाओ, यहां पे स्पर्श रेखा खींचो, खींचा, ये x अक्ष की दिशा है ये, और ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच का जो कोण बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। हाँ? तो जब x बढ़ाने पर, इधर जाएंगे तो x बढ़ेगा ना, x बढ़ाने पे अगर y घटे तो स्पर्श रेखा का कोण 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और इधर x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो यहां जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका कोण 90 से कम होगा। और आपने त्रिकोणमिति में 90 से बड़े एंगल का पढ़ा है, साइन कॉस टेन? नहीं पढ़ा है। 90 डिग्री से बड़े अगर एंगल लोगे तो -1/2, और साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, और इसलिए टैन करोगे, याद है टैन साइन और कॉस में कैसे लिखते हैं? ये पता है क्या आपको? ये पता है ना? तो साइन 120 डिग्री है +√3/2, कॉस 120 डिग्री है -1/2, तो अगर भाग लगा देंगे तो टैन जो निकलेगा वो -√3 निकलेगा, टैन थीटा -√3 निकल रहा है। dy dx नेगेटिव है, dy dx नेगेटिव है, दर नेगेटिव है, x बढ़ाने से y घटता है। नेगेटिव होने का मतलब
डी वाई डी एक्स नेगेटिव, ये नेगेटिव लिख दिया क्या, ऐसे ये नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो, जीरो से छोटा तो नेगेटिव हो गया। तो डी वाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो यानी एक्स बढ़ने से क्या हो रहा है, वाई बोलो, घट रहा है, हाँ घटता है। और डी वाई डी एक्स अगर पॉजिटिव हो, डी वाई डी एक्स जीरो से बड़ा हो तो एक्स बढ़ने से वाई बढ़ता है। सही, ठीक है, गुड। अगर हमारे पास में आपको y बराबर एक्स स्क्वायर का पता है, डी वाई डी एक्स पता है ना, कितना होता है, और अगर यहाँ किसी चीज से गुना कर दूं, कांस्टेंट से गुना कर दूं, तो अगर a से गुना कर दूं तो यहाँ भी a से गुना हो जाता है, पता है ना आपको, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू कुछ मान लो 3x है, इसका पता है आपको, डी वाई डी एक्स कितना होता है, 3 होता है। और केवल y बराबर x रखेंगे तो 1 होगा, यहाँ जितना से गुना कर देंगे उतना ही यहाँ भी हो जाएगा, ये भी पता है आपको। कांस्टेंट अगर हो y बराबर 5 तो डी वाई डी एक्स जो है वो 0 होता है। इसका जो ग्राफ है एकदम एक्स एक्सिस के समानांतर चल रहा है, डी वाई डी एक्स 0 है। ये जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है, इसका डी वाई डी एक्स इतना है, इसका डी वाई डी एक्स एक्स पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ये सब जानते हैं आप। एक्स क्यूब का भी आपको पता है, एक्स पे पावर एन का भी आपको पता है ना, वाई बराबर एक्स पे पावर एन, पता है ना आपको। अब मान लो हमारे पास में ऐसे है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा है। ये एक फंक्शन है, अच्छा सा फंक्शन है, बढ़िया फंक्शन है। x का वैल्यू दीजिएगा, यहाँ रख देंगे, y निकल जाएगा, और एक ही y निकलेगा, 2-4 भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब इसमें अगर हमें डी वाई डी एक्स करना है, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, और ये प्लस लगाएंगे और इसका 2। तो फंक्शन में अगर ऐसे प्लस है बीच में या माइनस है बीच में, अलग अलग टर्म हैं और जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे में प्लस है या माइनस है, तो उनका आप अलग अलग डी वाई डी एक्स निकाल सकते हैं। और जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर y बराबर मैं लिखूं x का स्क्वायर और गुना x का क्यूब, और डी वाई डी एक्स चाहिए मुझे, 2x इंटू इसका 2x हो गया और इसका 3x स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया ये। लेकिन y जो है वो तो x पे पावर 5 हो गया ना, एक्स स्क्वायर और एक्स को क्यूब को गुना करेंगे तो क्या होगा, और एक्स पर पावर 5 अगर है तो डी वाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 5x4 होना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 5x4 नहीं आया। तो अगर दो चीजों का गुना किया हुआ है या भाग दिया हुआ है, तब ये काम न करना कि अलग अलग निकाल दे, वहां गुना है तो यहां भी गुना कर दे, वहां भाग है तो वहां यहां भी भाग कर दे, ऐसा नहीं करना। वो क्या करना वो हम कल बताएंगे। लेकिन जोड़ या घटाव अगर है तब ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है, ओके। अब चलो पहला सवाल, हमने एक y लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ओके। x बराबर 1 रख दें तो कितना आएगा y का मान,
x बराबर 0 रख दें तो, x बराबर 2 रख दें तो, अलग अलग x रखने से अलग अलग आ रहे हैं ना। अब मैं जानना चाहता हूं y का अधिकतम मान कितना है, y का मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम ना, हाँ मिनिमम आए, न्यूनतम। अच्छा पहले बताओ, हमने अभी मैक्सिमम अधिकतम लिखा था, फिर हमें लगा नहीं इसका अधिकतम नहीं होगा, काट दिया मैंने, इसको न्यूनतम कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? हाँ, अधिकतम का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू जितना ज़्यादा रखते जाएंगे उतना ज़्यादा आता जाएगा। कौस्तुभ को बड़ा आनंद आएगा, इन्फिनिटी हो रहा है, तो उसका अधिकतम तो कोई है ही नहीं, अधिकतम तो इन्फिनिटी है। न्यूनतम, मिनिमम, आपने देखा हमने x बराबर 0 रखा तो 5 आ गया, हमने x बराबर 1 रखा तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो 5 से -2 छोटा है कि बड़ा है? इसका न्यूनतम मान ओके बहुत बढ़िया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका मिनिमम सबसे छोटा मान कितना है? क्या नाम है भैया? अमित। हाँ देखो, अमित ने बताया न्यूनतम मान चाहिए, चलो dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx निकालो, x² का dy/dx कितना बना? माइनस लगा दो, 8x का कितना बना? प्लस लगा दो, 5 का कितना बना? इतना। अब अगर वहां पे न्यूनतम होना है, मिनिमम होना है, तो वहां पे dy/dx को 0 होना पड़ेगा, है ना। जहां मिनिमम होता है वहां पे मेरा टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, dy/dx 0 हो जाता है, तो इसको 0 होना होगा। और इसको 0 होने का मतलब है कि x बराबर 4, x बराबर 4 पे वो न्यूनतम है। और रख दो यहाँ पे y का मान, 4 का स्क्वायर 8 माइनस 8 गुना 4 और प्लस 5, 16 माइनस 32 और प्लस 5 बराबर -11। ये है मिनिमम, -11 से नीचे नहीं जा सकता है, चाहे x का कुछ भी रख दो। x² है, ये y है ना, समझ गए? ये 0 कैसे हो गया? हाँ? हम क्या ढूंढ रहे हैं? y का न्यूनतम मान। और y का न्यूनतम मान अगर कहीं पर है तो वहां पर स्पर्श रेखा कैसी बनेगी? पैरेलल बनेगी। तो वहां पर dy/dx क्या होगा? उस जगह पे 0 होगा। तो न्यूनतम अगर तुम्हें चाहिए तो dy/dx को 0 करना पड़ेगा, और अधिकतम चाहिए तो dy/dx को 0 करना पड़ेगा। अधिकतम चाहिए तो भी 0 करना पड़ेगा, न्यूनतम चाहिए तो भी 0 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारा कर ये y कहीं पर अधिक है, अधिकतम है, तो भी यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है वो x एक्सिस के समानांतर है। थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0, dy/dx बराबर 0। तो इस ये तो प्लस 0 है, छोड़ दें इसको। 2x माइनस 8 बराबर 0, 2x माइनस 8 बराबर 0, 8 को उधर ले चलें, 2x बराबर 8, 2 को उधर ले चलें, x बराबर 8/2 बराबर 4। देखो dy/dx एक ही जगह पे 0 हुआ है भैया। dy/dx को जब मैंने 0 किया तो मेरे को हल करके x का एक ही मान निकला है, यानी x बराबर 4 के अलावा कहीं भी मैक्सिमम नहीं है और मिनिमम नहीं है।
ठीक है। तो अगर ये मिनिमम है, इसका मतलब कि इस साइड में ये बढ़ रहा है और इस साइड में भी बढ़ रहा है, तभी ना मिनिमम है। अब ये बढ़ता ही जाएगा, पलटी खाने वाला नहीं है ये, क्योंकि अगर पलटी खाता है तो हमें एक और जगह पर एक और x के मान के लिए यहाँ पे हमको dx 0 मिलता। अगर ये ऐसे पलटी खा जाता तो यहाँ पे अधिकतम होता ना, मैक्सिमम होता ना, और यहाँ मैक्सिमम होता तो यहाँ पर भी मुझे dx 0 मिलना चाहिए था ना। तो एक यहाँ मिलना चाहिए था x का मान, एक यहाँ मिलना चाहिए था x का मान, ताकि ये 0 हो जाए। लेकिन नहीं, एक ही वैल्यू मिला है, दूसरा वैल्यू नहीं मिला है। यानी अब आगे कहीं पर भी ये dx 0 नहीं होने वाला है, मतलब ये पलटी नहीं खाने वाला है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। और इधर भी ऐसे पलटी नहीं खाने वाला है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए कोई अधिकतम इसका अब नहीं होने वाला है, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कोई आप नंबर नहीं बता सकते हो कि हाँ 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हम और उधर चले जाएंगे, 100 के ऊपर चला जाएगा। 1000 के ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हम और इधर चले जाएंगे तो 1000 के भी ऊपर चला जाएगा। कोई भी संख्या आप नहीं बता सकते कि ये अधिकतम है भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। न्यूनतम बता सकते हैं, न्यूनतम बता सकते हैं -11, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये आएगा -11 तक उतरेगा और फिर चढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ? चलो दूसरा सवाल करते हैं। एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, उसको जोड़ दीजिए, x + 1/x, y बराबर x + 1/x। आप देखिएगा इसमें थोड़ा फंक्शन के होने और न होने की भी समस्या खड़ी होने वाली है। y बराबर x + 1/x। अब हमें ढूंढना है कि इसका मिनिमम है, मैक्सिमम है, कहाँ कहाँ मिनिमम है, कहाँ कहाँ मैक्सिमम है। ढूंढो, dx निकालो, बराबर 0 करो, x के मान निकालो और देखो x के क्या क्या मान मिलते हैं। अच्छा, ये पता है कि नहीं आपको, 1/x को आप लिख सकते हैं x पे पावर -1, पता है ना? हाँ, तो वो जो अपना सूत्र बना है ना कि y बराबर x पे पावर n हो, तो dx जो होता है वो x n-1 होता है। उसका इस्तेमाल यहाँ भी कर लेना बहुत अच्छी तरह से। यहाँ तुमको n की जगह पे -1 है, x का मान 0 आया, x का मान बताओ जहाँ dx 0 निकला है, कहाँ कहाँ निकला dx बराबर 0? x का मान 0 आया और +-1 आया। अच्छा, अच्छा अभी देखते हैं उत्तर, मुझे पता नहीं है, मैं भी हल करूंगा तभी उत्तर मिलेगा मुझे। तो एक एक स्टेप लिखवाओ। dx बताओ क्या लिखें? 1 - 1/x²। ठीक है, ये इस x का 1 ठीक है, और उसके बाद है +1/x, और 1/x का मतलब है 1/x का मतलब है x पे पावर -1। और ये देखो x पे पावर अगर n है, y का मान x पे पावर n है, तो dx होता है n × x पे पावर n-1। यहाँ पे n की जगह क्या है? तो इसलिए इसका जब dx करेंगे तो क्या लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे? n-1, -1 लिखेंगे ना, तो -2 हो गया। हाँ, -1 तो -2 हो गया, और इसका मतलब हो गया ये तो माइनस है, और x पे पावर -2 का मतलब 1/x²। ये ठीक है क्या? x पे पावर -2 का मतलब 1/x²। तो 1/x अगर है, उसका अगर हमें dx चाहिए तो वो -1/x² होता है।
इसलिए इस 1/x का dy dx लिखा -1/x²। पर x का ये होना चाहिए डिवाइड dx n x -1। हाँ, x पे पावर n का तो x में भी तो कोई पावर चढ़ेगा नहीं। चढ़िए ना, नहीं पहले वाले में। पर ये इसका 1 लिखा ना, इसका तो ये 1 लिख दिया, x का 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ प्लस है, लेकिन 1/x का करने से खुद ही -1/x² आता है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के वो माइनस ही हो गया, तो -x। तो इसका ये है और इसका ये है। अब इसको 0 होना चाहिए भाई, dy dx 0 होना चाहिए। न्यूनतम खोजो या अधिकतम खोजो, दोनों के लिए dy dx को 0 होना चाहिए। तो न्यूनतम तथा अधिकतम के लिए वन माइनस 1/x² बराबर, तो x बराबर कितना, हाँ +1 या -1, 0 नहीं, x बराबर 0 नहीं, x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 नहीं होने वाला है। x² को 1 होना पड़ेगा ताकि 1/1 जो है इस 1 से घट करके और 0 दे दे, और x² को 1 होने के लिए या तो x को +1 होना पड़ेगा या तो x को -1 होना पड़ेगा। अब 2 आ गए, एक जगह अधिकतम है, एक जगह न्यूनतम है। कौन सा +1 पर क्या है और -1 पर क्या है? +1 पर कितना हो गया वैल्यू, 2 हो गया ना, हाँ, y का वैल्यू 2 हो गया, हाँ? और अगर हम 10 पे चले जाएं तो क्या होगा, 10 कर दें तो क्या होगा, x का वैल्यू 10 कर दें तो 10 + 1/10 10.1, 10 + 1/10 10.1। तो यहां कहीं पर ये 2 था, यहां कहीं पहुंच गया, तो देखो इधर बढ़ रहा है ना, तो ये मिनिमम है। क्यों, अगर ये अधिकतम होता तो घटता ना, क्यों, आगे तो कहीं पलटी खाना नहीं है उसको। तो 2 से अगर इसको 10 पहुंचना है और बीच में कहीं उल्टा पुल्टा नहीं करना है तो बढ़ते बढ़ते जाना पड़ेगा ना। तो ये न्यूनतम है ये यहाँ पर, और इस साइड में माइनस, जैसा इधर ग्राफ बनेगा वैसा इधर उल्टा बनेगा। -1 पर क्या वैल्यू है, x बराबर -1 पे -2 वैल्यू है ना यहाँ पर, और x बराबर -10 रख देते हैं, x बराबर -10 रख देते हैं, -10.1, ये -10 यहाँ से और प्लस 1/-10 और, तो ये हो गया 10 और प्लस 1/10 का 1/10, ऐसा हो गया, ऐसा ही हो गया ना, x + 1/x, x + 1/x, तो ये हो गया -10 और ये -0.1, तो -10.1। अब ये यहाँ पे 2 है तो ये -10.1 कहाँ पहुँचेगा, बहुत नीचे, तो इधर में ऐसे नीचे जा रहा है, तो इधर ये जो है ये अधिकतम है, इधर नीचे जा रहा है तो इधर भी नीचे ही जाएगा, और ये इधर ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, तो ये -1 पे ये अधिकतम है और +1 पे ये न्यूनतम है। ठीक है, अगर x को बहुत बड़ा कर दें, जैसे अभी हमने 10 कर दिया, तो आप देख रहे हैं ना इसका असर बहुत कम हो गया। अगर x को मैं बहुत बड़ा करता चला जाऊं तो इसका असर तो बहुत कम हो गया ना, ये जरा जरा सा बदलेगा, लेकिन ये उसकी अपेक्षा अच्छा खासा बदलेगा। तो ये ग्राफ जो है सो y बराबर x के जैसा दिखेगा, दिखेगा। x के बहुत बड़े मानों के लिए 1/x का मान बहुत कम होता चला जाएगा, तो 0.001 वगैरह कुछ कुछ होगा, तो कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये y बराबर x के जैसा दिखेगा। मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। देखो देखो तमाशा, इतना बड़ा है फिर भी ये न्यूनतम है,
और इतना छोटा है तब भी ये अधिकतम है, क्योंकि अपने आसपास से तुलना करना है मुझे। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात कर रहे हैं। ये +2 है, यहाँ पे y बराबर +2 है, यहाँ पे y बराबर -2 है। -2 छोटा होता है, +2 बड़ा होता है। ये बड़ा है, ये वाला y जो है ये बड़ा है, ये वाला y बड़ा है यहाँ पे, ये वाला y यहाँ पे छोटा है, लेकिन तब भी हम इसको मैक्सिमम कहेंगे। क्यों? अपने आसपास में देखो ये सबसे बड़ा है, और ये मिनिमम है, अपने आसपास में देखो ये सबसे छोटा है, इन सब में सबसे छोटा है। तो हम लोग जो भी मैक्सिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, वो पूरे का मैक्सिमम और पूरे का मिनिमम नहीं बोल रहे हैं हम, अपने आसपास में वो क्या है। ग्लोबल मैक्सिमम तो है ही नहीं, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। ग्लोबल मिनिमम भी नहीं है, ये भी -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सर हर फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, जैसे ओके आपने अच्छा ठीक है, पहले इसी को कर दे फिर से। अभी किया हुआ है, आपने कॉपी पे भी लिखा होगा। अगर y बराबर x⁴n रहता है तो dy/dx बराबर क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना। अब मुझे क्या है? मुझे है y बराबर 1/x, अर्थात y बराबर x पे पावर -1, यह है ना। इसी को इस्तेमाल करो, n की जगह पे -1 है, ध्यान रखना। हाँ तो अच्छा, y बराबर हमने दिया था x + 1/x, और dy/dx मैंने लिखा था, इस x का dy/dx किया था मैंने तो 1 हुआ था। अगर y बराबर x हो तो dy/dx क्या होता है? 1 होता है ना। इस x का dy/dx ये 1 हो गया, इसके बाद ये प्लस है। अब इस 1/x का dy/dx लिखना है, और वो dy/dx है -1/x²। अब यहां से देखो, इस n की जगह पे यहाँ -1 है, तो यहाँ भी आप n की जगह -1 रखो, तो dy/dx बनेगा n की जगह पे -1 रख दिया, x रख दिया, n की जगह पे -1 रखा, -1 -2 हो गया, अर्थात -1/x²। तो इसका dy/dx यहाँ है, इसका dy/dx यहाँ है, बीच का प्लस यहाँ है, वही प्लस यहाँ है। सर 1/x का dy/dx -1/x² कैसे हो गया? यही तो दिखाया मैंने, ये देखो, ये देखो, इसको याद रखो। और तुम इसका कर रहे हो, n की जगह पे -1 है कि नहीं, y बराबर x पे पावर -1, यहाँ है y बराबर x पे पावर n, तो n की जगह -1 है ना। इसीलिए हमने यहाँ भी n की जगह -1 रखा, यहाँ भी n की जगह -1 रखा। तो मुझे ये इस n की जगह -1 रखा यहाँ पे, और इस n की जगह -1 रखा, तो ये -2 हो गया। और x पे पावर -2 का मतलब होता है 1/x पे पावर 2, तो ये x पे पावर -2 की जगह हो गया 1/x²। तो ये 1/x का dy/dx हो गया -1/x²। ठीक है। अब देखो, इसमें एक जो मैं कह रहा था कि एक फंक्शन होने न होने का भी सवाल उठने वाला है। इस जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, y बराबर x + 1/x, ऐसा लिखा ना। अच्छा ये बताओ, मान लो y बराबर 1/x अगर हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, 0.5, तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है।
x को बढ़ाते जाओगे तो ये नीचे आता जाएगा। कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? y का मान नेगेटिव हो सकता है क्या? x को कुछ भी रख दो, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड में x का पॉजिटिव मान रखेंगे हम, बढ़ाते जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं होगा ना। अगर x को मैं बढ़ाते जाऊं तो ये घटता जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन काफ़ी जीरो के करीब हो जाएगा। 100 रख दो 0.01 हो जाएगा, 1000 रख दो 0.001 हो जाएगा। तो आगे चल करके ये ऐसा होने वाला है, इसको क्रॉस कभी भी नहीं करेगा लेकिन एकदम ऑलमोस्ट इसे सट जाएगा। हाँ, ऐसा होने वाला है ना। और इधर आओ, ये 1 है, 1/10 रखो, x बराबर 1/10 रखो, 10, ये 1 है, ओ यहां पहुंच गया। 1/100 रखो, हाँ, यानी इधर तो बड़ा धीरे धीरे चलता है भाई, लेकिन जब 1 के इधर आता है तो एकदम से एक्सेलरेटर दब जाता है, एकदम बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, ये ऐसा ऊपर जाता है। ठीक है, अब x के माइनस में आते हैं। x बराबर -1 रखना, -1 हुआ, ये है ना -1, इसके सामने यहां कहीं पे हुआ। -10 रखना, x बराबर -10 रखना, -0.1 कहां पर होगा? यहां इस ग्राफ में इधर होगा कि इधर होगा? यहां कहीं पर होगा माइनस, लेकिन जरा सा ही आना है 0.1। अगर x बराबर -10 रख देते हैं तो 1/x कितना हो गया? -1/10, यानी -0.1। तो माइनस मतलब नीचे आओ, कितना नीचे आओ? जरा सा नीचे आओ, यहीं के यहां थे। -1 जब रखे थे तो यहां थे, और -10 रख दिया तो, और -100 रख दिया तो, और सट गए इस लाइन के अंदर में, और -1000 रख दिया तो, और सट गए। तो इस साइड में एकदम ऐसा सटा सटा चलेगा, ये इस अक्ष से ऐसे सटा सटा चलेगा। -1/10 रख दो, -1/10, -1/10 रख दो, x बराबर -1/10 क्या होगा? यानी अगर हम यहां पे देखते हैं -10 माइनस है और 10 नीचे जाना है, ये ऐसे भागा, और सटाते जाओगे तो और तेजी से भागेगा। तो इस तरह से जा रहा है, जैसे ये इधर y एक्सिस के पास एकदम तेजी से भागा, वैसे ये भी y एक्सिस के साथ तेजी से भागा। x बराबर 0 पर क्या होगा? कौन सा इनफाइनाइट? कौस्तुभ, बहुत मजेदार प्रश्न है। देखो, मैं x बराबर 0 की तरफ जा रहा हूं। हाँ, रुको 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 अमित, मैं यहां पर हूं, इतना है y का वैल्यू, मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं ना, ये 0 है ना, मैं देखो मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं। y का मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव है। तो जब हम x बराबर 0 के बहुत करीब पहुंच गए हैं तो y का मान कहां भाग रहा है? -∞ में भाग रहा है। और हमने x को जरा सा क्रॉस कर दिया, 0 को जरा सा क्रॉस करके हम पॉजिटिव में आ गए। यहां है y का मान, तो x बराबर 0 से जरा सा इधर है -∞, यानी माइनस में जितना आप ज्यादा बड़ी संख्या चाहते हो मिलेगी। आप 0 के करीब आओ, जितनी बड़ी संख्या चाहते हो मिलेगी, उससे भी बड़ी मिलेगी, उसी को हम लोग -∞ कहते हैं। लेकिन आपने जैसे ही उस ओरिजिन को क्रॉस किया, जरा सा क्रॉस किया, बिल्कुल x बराबर 0 से जरा सा उधर गए, वो अचानक से एकदम पॉजिटिव में आसमान छूना शुरू कर दिया। तो हम लोग x बराबर 0 पर इसको क्या बोले? इधर से आते हैं तो खूब सारा नेगेटिव,
उधर से आते हैं तो खूब सारा पॉजिटिव। x बराबर 0 पे क्या बोले, प्लस इन्फिनिटी बोले कि माइनस इन्फिनिटी बोले? लेकिन x के एक मान पे हम लोग y पॉजिटिव भी है और y नेगेटिव भी है, ऐसे ऐसे दो दो मान होते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहते। x बराबर 0 पे अगर 0 नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी इधर है तो मुझे पता है कि कितना वैल्यू है। इसीलिए कह रहे हैं कि x बराबर 0 पे ये फंक्शन नहीं है। ये जो है ये x बराबर 0 पर हाँ, ये फंक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, है ना। और अगर x की वैल्यू इनफिनिट ले लें तो? देखो इन्फिनिटी तो कोई संख्या नहीं होती। आप कहो कि x का वैल्यू मैं बहुत बड़ा लेना चाहता हूँ, लो x का वैल्यू बहुत बड़ा लो। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ भैया, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारा जो हो रहा है इसका डिस्कशन हो रहा है, y बराबर 1/x का। x का बड़ा मान लोगे तो y छोटा मिलता जाएगा। देखो देखो ये है y के मान 0 के बहुत करीब लेकिन पॉजिटिव, और अगर x के नेगेटिव में बहुत बड़ा लोगे तो भी 0 के करीब लेकिन जरा सा नेगेटिव। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि x 0 हो जाए, y 0 हो पाएगा। 0 नहीं होगा। आप लो कौन सा लेना चाहते हो बोलो। अगर इनफाइनाइट कोई संख्या होती नहीं है, इनफाइनाइट कोई संख्या होती नहीं। वन, अरे वो इन्फिनिटी कौन सी संख्या है बताओ, कौन सी संख्या है इन्फिनिटी? 5 लाख से बड़ी है, 10 लाख से बड़ी है, 20 लाख से बड़ी है, 2 खरब से बड़ी है, 20 खरब से बड़ी है। तो संख्या है कहाँ? कोई भी संख्या अगर है तो उससे बड़ी संख्या में बना सकता हूं, उसमें 1 जोड़ दूंगा। कोई भी संख्या मुझे दोगे तो उसमें 1 जोड़ सकते कि नहीं? तो अगर इन्फिनिटी कोई संख्या होती तब उसमें 1 जोड़ देते तो इन्फिनिटी से भी बड़ी हो जाती। लेकिन तब तो इन्फिनिटी जो है वो फिर जो संख्या होती है वो यहाँ के इससे ऊपर ही कहीं रह जाता है 1/x मेरा। तो इन्फिनिटी नाम की कोई संख्या नहीं होती है। इन्फिनिटी जो है वो हम तब कहते हैं जब हमारी संख्या बड़ी है। हाँ, नॉट डिफाइंड है। हम इतना ही कह सकते हैं कि आप कोई भी संख्या दो, मेरी संख्या उससे बड़ी है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि मेरी संख्या क्या है। आप जो भी संख्या दोगे, आप 1000 दोगे, आप लाख दोगे, आप करोड़ दोगे, आप अरब दोगे, आप खरब दोगे, नील दोगे, पद्म दोगे, शंख महाशंख, जो भी संख्या आप दोगे मेरी संख्या उससे बड़ी है। लेकिन मेरी संख्या कितनी है ये हम नहीं बताएंगे। ये बताए तो हम फिर मेरी संख्या वो इन्फिनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उससे बड़ी संख्या आप बना दोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे। तो इन्फिनिटी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, और इसलिए 1/∞ बराबर 0, 1/0 बराबर इन्फिनिटी, इसको उस अर्थ में नहीं सोचना जैसे 1/2, 1/3, 1/5 सोचते हैं, वैसा नहीं सोचना है इसको। हाँ, बहुत बड़ा हो रहा है वो ठीक है, बहुत छोटा हो रहा है ठीक है, लेकिन एक खास संख्या इन्फिनिटी नाम की एक संख्या है, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, नील क्या होता है भैया? नील, 10 नील, शंख महाशंख, पद्म कहाँ आते हैं? नील के पहले कि बाद में? नील के पहले आते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने नाम दिए हैं, संख्याएं तो उसके आगे भी हैं। संख्याएं, हाँ, 1 जोड़ दो, 10 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, 1000 से गुना कर दो, संख्या तो आगे भी है ना। यहाँ तक हमने नाम दिए हैं, उसके आगे हमने नाम नहीं दिए। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क 2 होमवर्क है। ये होमवर्क हम 2 दे रहे हैं भैया। एक है कि 2 संख्याओं का जोड़ $20.6 है। दोनों संख्याएं बताएं ताकि उनका गुणनफल
अधिकतम हो। हाँ, प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब गुना करने से जो आता है, अंग्रेजी में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने से फिक्स्ड है 20.6 आना चाहिए, लेकिन दोनों संख्याएं आप अलग अलग बताइए ताकि उनको अगर गुना करें तो वो गुणनफल मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। ये हाँ, दोनों जोड़ के इतना होना चाहिए। ये आपका एक होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क विमल आप अच्छी तरह समझ लीजिए और आप लोग भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि एक कागज लेना है, 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर का एक कागज लेना है आपको। कागज आपको लेना है, कागज, सवाल नहीं बनाना है, कागज लेना है। अभी हाँ दिखा सकते हो, कागज लेना है कितना, स्केल है आपके पास, स्केल है सभी के पास। स्केल से नाप करके 12 सेंटीमीटर का वर्गाकार कागज आप बनाएंगे कैंची से काट करके, ठीक है। और जब आप बना लेंगे, हाँ ठीक है, देना मुझे। जब आप बना लेंगे वर्गाकार कागज, ऐसा बनेगा वर्गाकार कागज। अब इस वर्गाकार कागज के चारों कोने पर आप स्केल से नाप कर छोटे छोटे वर्ग बनाएंगे चारों कोने पर। पेंसिल से, पेन से आप लाइन, हाँ वो आप खुद सोचेंगे, आप खुद चुनेंगे, और जितना भी चुनेंगे चारों वर्ग एक ही साइज के होने चाहिए। आप 1 सेंटीमीटर चुनिए, हर कोने पर एक एक, 1.5 सेंटीमीटर का चुनिए, 3 सेंटीमीटर का चुनिए, 3.2 का चुनिए, जितना भी चुनिए, छोटा बड़ा जितना भी चुनिए। जैसा वर्ग यहाँ बनाइएगा जितना बड़ा, उतना ही बड़ा वर्ग यहाँ बनाइएगा, उतना ही बड़ा यहाँ बनाइएगा, उतना ही बड़ा यहाँ बनाइएगा। आपस में बात कर लीजिएगा, एक ही साइज़ के बहुत सारे वर्ग नहीं बनाइएगा, अलग अलग साइज़ के बनाइएगा। वो अगर 1 का बना रहा है तो आप 1.5 का बना दीजिएगा, कोई 1.25 का बना दीजिएगा, कोई, है ना, अलग अलग साइज़ के आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 लोगों का सेम हो जाए कोई बात नहीं है, पूर्णांक होना जरूरी नहीं है, इंटीजर होना जरूरी नहीं है। आप 1.8 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 5.2 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। बनाने के बाद कैंची लेके वो चारों कोने काट दीजिए, ठीक है। कैंची लेकर के आप चारों कोने जब काट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसा ही होगा ना, कुछ बराबर बराबर। ध्यान रखिएगा, हम तो ऐसे अंदाज से काट रहे हैं, आप बकायदा नाप जोख करके अच्छी तरह से काटिएगा। और जब आप वो काम कर लेंगे, चारों कोने में से जब आप काट लेंगे बराबर बराबर स्क्वायर, तब उसके बाद आप जब इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे तो एक डब्बा बन जाएगा और कहीं गैप नहीं रहेगा, कहीं खांचा नहीं रहेगा। यहाँ ये जो गैप वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, बिल्कुल। अगर बराबर बराबर वर्ग बनाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन एकदम बिल्कुल मिल जाएगी, इसी तरह चारों तरफ मिल जाएगी और ये एक डब्बा बन जाएगा जिसमें ऊपर से ढक्कन नहीं है। हाँ, उसके बाद टेप लेकर के उन चारों को खूब अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा ताकि उसमें अगर कुछ हम पानी वानी डाल दें, पानी तो नहीं डालेंगे, कागज़ है, लेकिन कुछ डालें तो कहीं से वो निकले नहीं, तो अच्छी तरह से उसको टेप कर दीजिएगा। इतना काम करके रखिएगा, कल जब हम आएंगे तो देखेंगे।